बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिला स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे, ये बीड़ा उठाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया और सुमोटो नोटिस पे 9 रुकनी बेंच को तश्कील दे दिया। लेकिन 9 रुकनी बेंच के तश्कील पाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के ऊपर तनकीद की और आज PDM की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक मौक़िफ़ फारूक H नाइक की जानिब से बयान किया गया कि इन 2 जजेस को बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की कि फुल कोर्ट को भी तश्कील दिया जा सकता है, जिस पर फारूक H नाइक ने सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क्स का खैर मकदम किया। अब यह फैसला सोमवार के रोज होगा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज खिताब करते हुए यह बात की है कि मुल्क भर के अंदर इस वक्त जो अनारकी पैदा हो चुकी है, मुल्क की इस वक्त जो मुआशी बहरान पैदा हो चुका है, सबसे पहले पाकिस्तान है और जरूरी अमर इस बात की है कि यहां पे सारे बैठ के बातचीत करें। लेकिन एक शख्स वो है जो ये चाहता है कि सारे फैसले सड़कों के ऊपर हों। लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने किफायतशारी मुहिम का भी आगाज किया और उन्होंने कहा कि पूरी कैबिनेट जो वो कोई भी पैसा वसूल नहीं करेगी, बरात नहीं लेगी। क्या क्या फैसले हुए हैं उस पर जरा एक बार नजर दोबारा से दोहरा लें, फिर गुफ्तगू का आगे बढ़ाते हैं। वो हमें मुजाहरा करना है जिसका वक्त हमसे तकाजा करता है। कफायतशारी, सादगी। तमाम गुज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावनीन खुसूसी ने रजा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी दी जाएगी, बाकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। जेल भरो तहरीक के ऊपर भी मुफस्सल बातचीत होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने एक तो ये पैगाम दिया है कि एक शख्स चाहता है कि तमाम मामला सड़कों पर हल हों, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया कि उनकी जानिब से किफ़ायतशारी मुहिम का आगाज़ किया गया और वो आगाज़ हुआ है काबीना से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बिल्कुल बड़ा अच्छा, बड़े कमाल की गुफ्तगू की मियां शहबाज शरीफ साहब ने। मैं चाहूँगा कि उनकी गुफ्तगू के अगले रोज़ यानी एक दिन बाद मरियम साहिबा ने अपने सक्के चचा मुल्क के वज़ीर आज़म उनकी ख्वाहिशवारी मुहिम के जो है किस तरह दचकियाँ घेरी। ये ज़रा आप ज़रा गौर करें कि ये जाती हैं सरगोदा। आप कह रहे हैं कि एक वज़ीर को एक गाड़ी प्रोटोकॉल के लिए। जनाब, ये कि ना वज़ीर हैं, ना मशीर हैं, ना MPA हैं, ना MNA हैं, तो आप ज़रा गाड़ियाँ गिन रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं। सिक्योरिटी की गाड़ियाँ एक तरफ, या आप देखना स्क्रीन पे, PID की टीम एक तरफ, साथ लहरा एक गाड़ी में, उसके बाद PID की टीम, PTV की टीम, उसके साथ DGBR की टीम, प्रेस इंफॉर्मेशन की टीम। आप क्या कह रहे हैं? आपने अपने घर से शुरू करना था। क्या वजीर आज़म पाकिस्तान आज इस पे एक्शन लेंगे? क्या ये प्रोटोकॉल में जाने वाले तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या ये तमाम लोग जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं इनको पूछा जाएगा? इनकी गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल, इनका खर्चा, सरगोदा जिमखाना के कमरे, सारी वहां पे मीटिंगें, ये मुझे एक बताएं, ये है ख्वाहिशवारी मुहिम? आप इसको कहते हैं? मरियम नवाज तो ये भी कहती हैं कि मैं हुकूमत का हिस्सा भी नहीं। हाँ, ये हुकूमत का भी हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छी बात की, कमाल है यासर, ये हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। तो ये जो गाड़ियां प्रोटोकॉल की हैं, ये PTV की एक टीम है, PID की एक टीम है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की एक टीम है, ये सारे कहाँ से आए, किसके लिए आई हैं? ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, किस लिए आई हैं? ये सिक्योरिटी किस लिए दी जा रही है? वजीर को एक गाड़ी और जो कुछ भी नहीं है उसके लिए वजीर आज़म से ज़्यादा प्रोटोकॉल। इसका मतलब है चचा की किसी बात पे यकीन ना किया जाए। यहाँ तो फिर ये वही गुफ्तगू है जो उन्होंने कहा था पेशावर में, याद है आपको, KPK में, सवात में सॉरी, कहा था उन्होंने, कपड़े अपने बेच दूंगा, आटा सस्ता दूंगा, लोगों के कपड़े ही बिकवा दिए सारे। ये किया, तो ये हो रहा है। ये देखे, ये अमल करने से होता है, इसके बगैर नहीं होता। आज कह रहे हैं कि एक शख्स सड़कों पे ये सारा कुछ करना चाह रहा है, तो आपकी भतीजी कहाँ पे कर रही है सड़कों पे? उसे जगह नहीं मिल रही क्योंकि इतने लोग नहीं होते।
वो जो जलसे जुलूस कर रही है, वो जो इंतशार पैदा कर रही है, वो जो हाज़र सर्वस जिसके खिलाफ तकारीर कर रही है, तो इस वक्त आपकी गैरत नहीं जागती कि जनाब ये क्या हो रहा है? क्या इस वक्त तौहीन अदालत नहीं हो रही? आप तौहीन बिलावल हो सकती है, तौहीन दूसरी हो सकती है, वो ये तौहीन अदालत जो है ये अब नजर नहीं आ रही इनको। मुझे बताएं, सरगोदा के कन्वेंशन में क्या नहीं चलाया गया? हाजिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बात नहीं की गई। दो जो जस्टिस सीनियर तरीन जस्टिस हैं उनके मुतालिक बात नहीं की गई। क्या रह जाता है यासिर साहब? आप अभी का टोला जो है वो 5 के टोले में नाम तब्दील हो गए। हाँ जी, एक अभी उन्होंने कहा आज बाजवा साहब का नाम ना लें, कल ले लेंगे या बाजवा साहब का, कल आप देख लीजिएगा। उन्होंने 5 का टोला तो गिनवा दिया नाम लेके। नहीं गिनवा दिया ना, पहले 5 के टोले में पहला नाम वो बाजवा साहब का लेते थे। इनकी किस बात पे यकीन करेंगे? कोई एक बात बता देना मुझे। ये हर रोज बदलते हैं। यही लोग थे जो कहते थे कानून की पासदारी करो, यही लोग थे जो बाकी बातें करते थे। जनाब राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या पुलिस उनके घर जाएगी? नहीं जाएगी। पुलिस सिर्फ कप्तान के घर आती है, जनाब ये नैब का आर्डर है, ये वसूल करें। पुलिस जो है वो जाती है उन लोगों के घरों में जिनको गिरफ्तार करना हो। यहाँ पर कैसा काला कानून है? आपने क्या तजलील किया? आप कहते हैं एक शख्स सर को भी आना चाहता है, गिरफ्तारियां दी, रखे कोटलखपत जेल में, लेके कोटलखपत जेल गए आपने किसी को राजनपुर, किसी को आपने कमालिया, किसी को आपने अटक जेल भेज दिया। ये क्या चीज़ें हैं? यानी आप सियासत को इंतकाम बनाना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि आप भी आगे हमारे साथ ऐसा ही करें। आप ये बताना चाहते हैं कि बदतरीन हालात आपके लिए पैदा कर दिए जाएंगे। यासिर साहब, मुल्क को किसी ने तबाह नहीं किया, इन हुक्मरानों ने किया। जब मरियम साहिबा से जाके कोई पूछेगा ना कि मरियम साहिबा ये क्या है, तो फिर जवाब मिलेगा। आज पिंडी में क्या किया है? क्यों फ़याज़ुल हसन चौहान को इतनी दूर जाके साथियों के साथ उतार दिया गया गाड़ी से? ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये समझते थे कप्तान के लोग नहीं करेंगे, फिर आज जाली खबर चलवाई गई कि असद उमर की बेगम ने पिटीशन दायर कर दी है। तरतीब आ गई क्योंकि वो 2 नंबर की जाली पिटीशन कराई गई। फिर खुद इनके सरकारी मीडिया के जरिए चैनल्स में चलाया गया जी शाह महमूद कुरैशी का बेटा कहते हैं जमानत का तो लफ्ज ही नहीं है उस पूरी पिटीशन में। आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। वो तो हब से बेजा में रखने की उन्होंने बात की है कि हब से बेजा में रखा है। भैया मुलाकात करवाएं, आप जिस जेल में लेके गए उस जेल में लेके जाएं। आप राणा साहब गिरफ्तारी नहीं डली हुई नहीं, वो जो 16 MP है वही गिरफ्तारी होती है। आप उसमें चूंकि मैंने उसे इन चीज़ों को बड़े गौर से किया हुआ, लेकिन ये क्या तरीक़ेकार है? जिस गाड़ी में लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, फिर उन्हें किसी ऐसी जेल में ले जाएं कि उनके कार वाले मुलाकात करने जाएं, ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। क्या इनकी मुलाकात कभी बंद हुई थी? आप लोगों की मुलाकातें बंद कर रहे हैं। आप जेल के अंदर उन्हें खाना नहीं दे रहे, आप पीने के लिए गंदा पानी दे रहे हैं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर आपसे कोई ना पूछे, कोई एहतजाज ना करे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? उसके बावजूद भी 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, आज तो मुझे उधर पिंडी में इस तरह लगा कि जैसे दुनिया ही दुनिया निकल आई है। कल पेशावर में कितनी दुनिया थी, पिंडी में कितनी, ये बाकी जगहों पे हो। यासिर साहब, अब ये रुकने वाला मामला नहीं है। राणा साहब, इस पे मजीद बात कर लेते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। अली जफर साहब, अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर तनकीद की गई, एक तो पार्टी कन्वेंशन के अंदर और दूसरा आज फिर PDM की जानिब से मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाया गया है फारूक H नाइक साहब की बाजुबानी कि इन 2 जजेस को अलहदा हो जाना चाहिए। क्या समझते हैं, फुल कोर्ट बनेगा? फुल कोर्ट के बाद कोई एतराज़ात नहीं आएंगे? और ये 9 जजेस में 2 जजेस पे एतराज़ात किस हद तक वैलिड होते हैं? ये देखें, एतराज़ात तो आप कर सकते हैं। आपका हर जो पार्टी है किसी भी केस का, उसका इख्तियार होता है। सबसे पहले तो पिटिशन जिसने की हो उसका इख्तियार होता है, जो हमने की है, लेकिन हमने तो कोई इतराज़ किसी के साथ नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि उनको नोटिस हुआ PDM की जमातों को, उन्होंने एक इतराज़ किया और इतराज़ ये था उनका कि ये सुओ मोटो केस नहीं लेना चाहिए था इन 2 जज साहिबान को। और उन्होंने जो सुओ मोटो केस ले लिया है, अब इसका मतलब है कि वो
उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, इसलिए उनको अब इस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। ये आज उन्होंने एतराज किया था और उनको समझाने की जरूरत है थोड़ी सी, और समझाने की ये जरूरत है जो उनके पीडीएम की जमातें हैं, वो ये है कि एक पिटिशन सुओ मोटो को आप छोड़ भी दें तो हमारी एक एक्चुअल पिटिशन आई हुई है, उस पिटिशन में भी यही मामले हैं जो साथ ही लगी हुई है सुओ मोटो के। तो सुओ मोटो अगर साइड पे भी कर दें तो वो पिटिशन का तो फैसला करना ही है। बहरहाल होता ये है, जो कानून है वो बड़ा सिंपल है। कानून ये है, अगर कोई इतराज करता है किसी जज साहब के बारे में तो वो जज साहब की मर्जी है, वो अल्टीमेटली उनकी मर्जी होती है कि वो अगर फील करें कि मुझे नहीं बैठना चाहिए तो वो नहीं बैठेंगे कोर्ट में उस बेंच पे, और अगर वो उनको लगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो बैठ जाएंगे। अब जहां तक फुल कोर्ट का ताल्लुक है, मेरी नज़र में ये डिमांड बिल्कुल गलत है। फुल कोर्ट बनाना, चाहे वो 3 जजेस हों, 5 हों, 7 हों, 9 हों, 11 हों, फुल कोर्ट हो, ये सवाबदीद चीफ जस्टिस साहब की होती है। कोई डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे फुल कोर्ट चाहिए। और उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन आप ये देखें, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक तरफ तो पीडीएम की जमातें कह रही हैं कि 2 जज साहिबान ना बैठें बेंच पे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि फुल कोर्ट हो जाए, यानी कि वो 2 बैठ भी जाएं उस फुल कोर्ट में। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर 9 मेंबर बेंच में वो 2 जज साहिबान वैलिड नहीं हैं, तो फुल कोर्ट यानी 15-16 जजेस हो जाएंगे तो वो 2 मेंबरान वैलिड कैसे बन जाएंगे। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो इनका स्टांस है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो बेंच है यही सुनेगा सारा मामला, और चूंकि तशरीह आइन के आर्टिकल्स की तशरीह है, इलेक्शन एक्ट 2017 के कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 57 उसकी तशरीह है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि इसमें फुल कोर्ट बैठाया जाए। यही जज साहब मिनिस्टर साहब, शेड्यूल का टाइम गुजरता गया, तकरीबन गुजर ही गया है, पीर तक तो वैसे टाइम गुजर जाएगा शेड्यूल का, तो क्या जब फैसला आता है तो जो शेड्यूल होगा उसके मुताबिक तो फिर 90 दिन से आगे चला जाएगा काम? जी मैंने जो कैलकुलेशन सुनी है और कुछ स्टडी की हैं उसके मुताबिक 90 दिन का तो एंड रिजल्ट है। 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन ने होना ही होना है, एक दिन भी आगे नहीं जा सकता। लेकिन जो शेड्यूल है उसमें कमी पेशी हो सकती है, वो यानी कि अगर कोई चीज 3 दिन में करनी थी तो 1 दिन में भी हो सकती है, कोई चीज 7 दिन में करनी थी तो 5 दिन में भी हो सकती है। उस तरह करके अभी भी वक्त है, इसीलिए जज साहिबान ने कहा, अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इसको डे टू डे सुनेंगे मंडे से, और हम इसको मुझे लगता है कि फैसला इंशाल्लाह इसका जो भी फैसला करना है वो उसी हफ्ते में आ जाएगा। लेकिन अली जफर साहब, अदालत ने यह भी तो बात की है कि असेंबली की तहलील को भी देखा जाएगा कि वो आईनी है या गैर आईनी। अगर मामला इस तरफ निकल जाता है तो फिर क्या देखते हैं? ये देखें, सवाल जब एक बार सुओ मोटो हो जाए केस तो सवाल तो यकीनी तौर पे कोई भी जज साहब पूछ सकते हैं, और सवाल पूछा जाना उनका हक है, वो कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं जो उन्होंने ये किया। लेकिन उसका जवाब जो है वो बड़ा आसान है। जवाब जो है वो आइन में ही लिखा है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो डिसोल्यूशन कर सकते हैं, जब उनकी एक पॉलिटिकल फैसला है वो पॉलिटिकली फैसला करके डिसोल्यूशन कर सकते हैं। तो वो जवाब जब वक्त आएगा मैं दूंगा जाके अदालत में। इस सवाल उठाना उनका एक है, राइट है, और जवाब देना हमारा राइट है, अल्टीमेटली फैसला करना फिर आज एक और बड़ा अहम चीज़ हुई कि आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया 32 सरकारें असेंबली का हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या अब ये 32 सरकारें असेंबली जो हैं, अरकान असेंबली हो गया, अब तो ये उनका नोटिस हो गया ना, कैंसलेशन ख़त्म हो गई, सारा कुछ हो गया, तो अब ये जाके स्पीकर को एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने अपोजिशन लीडर बनने की, और अगर स्पीकर उसको एप्लीकेशन को नहीं मानता तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? जी देखें, वो ये केस भी
कोइंसिडेंटली मैं ही कर रहा हूँ, मैंने फाइल किया है, बिल्कुल जिसमें ये स्टे हुआ है। तो उसमें पहले कुछ दिन इलेक्शन कमीशन इस जजमेंट को भी नहीं मान रहा था। जिस तरह पहले वाली जो हाई कोर्ट की फैसला था जिसमें कहा था कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे तारीख को, तो वो भी नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने, तो ये नहीं मान रहा था। लेकिन आज जब हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करने लगे थे तो उन्होंने ये बात मान ली और इलेक्शन को रोक दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप यही है उसकी कि ये जो अरकान असेंबली हैं वो चूंकि असेंबली ज्वाइन कर सकते हैं, वो वापस जाएंगे और उसके बाद उनको अगर ऑपोजिशन का जो रोल है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, वो उनको स्पीकर को देना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि स्पीकर इस हद तक नहीं जाएंगे कि वो बिल्कुल ही अपने प्रोसेसेस को वायलेट कर दें जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। लेकिन अगर उन्होंने किया तो फिर वापस हमें अदालत के पास जाना पड़ेगा, ये तो फिर मजबूरी होगी। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हर पॉलिटिकल क्वेश्चन जो बड़ा क्लियर कट प्रोसीजर्स में और रूल्स में, रेगुलेशंस में, कानून में लिखा हुआ है, उसकी वायलेशन करते हैं। और उसकी वजह से स्पीकर का जो इतना अहम ओहदा है, जो प्रिविलेज्ड ओहदा है, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि उनको ऊपर एक सेंटिटी है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। वो बार बार, क्योंकि गलती खुद ही हम करते हैं पार्लियामेंटेरियन, हम अपने ही रूल्स नहीं मानते, अपने ही कानून नहीं मानते, तो फिर फाइनली अदालत उसको सॉल्व करती है। अली जफर साहब, आप पार्लियामेंट की साख भी खराब होती है। ये तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पिछले 2.5 सालों में ये जितने केसेस पार्लियामेंट की जो है ये अदलिया के अंदर गए हैं, यानी आईनी तौर पे भी राय लेनी है तो उसके लिए भी अदलिया से रुजू करना पड़ा, रूलिंग के ऊपर बात करनी है तो उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर को बहाल करना है, उतारना है, उसके लिए भी अदलिया से रुजू करना पड़ा। इसके इम्पैक्ट मुस्तकबिल करीब में सियासत पे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये एक वक्त था कि पार्लियामेंट कहता था कि जो हमारे अपने प्रोसेसेस हैं इतने हम उस पर कायम हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी कि कोई अदालत उसके ऊपर बैठ के, हमारे फैसलों के ऊपर बैठ के तो अपीलेट कोर्ट की तरफ उसको सेट असाइड करे या उसको तब्दील करे या उस पर नजरसानी करे। तो वो एक बड़ा अच्छी ट्रेडिशन है। बाहर के मुल्कों में ये है, इंटरनेशनल दुनिया में जो जमहूरी मुल्क हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिनको आप कहते हैं, वहाँ ये रवायत है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1.5-2 साल में, और इसमें मैं किसी ये नहीं कहता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी, मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात करता हूँ। मैं स्पीकर्स और चेयरमैन और जो हम इलेक्ट करते हैं लोगों को, उनकी बात करता हूँ, पार्लियामेंटेरियंस की, कि हमने ही अपना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने ही अपना प्रोसेस नहीं फॉलो किया, हमने ही गलतियां की जिसकी वजह से हमने अपना जो सारी जुरिसडिक्शन थी, अपनी जो ताकत थी, वो अदालतों को दे दी और फिर फाइनली अदालत अब हमारे ऊपर बैठ के फैसला करती है। तो चूंकि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रखा, अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी अदालतों पे पड़ी और अदालतें कहती रहीं। अतर मिल्ला साहब की इस्लामाबाद चीफ जस्टिस, उनकी फैसले हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये सियासी फैसले हैं, आप लोग खुदा के वास्ते आप लोग सॉल्व करें, आप अदालतों में क्यों ले आते हैं। लेकिन बहरहाल हम लेके आ रहे हैं और आप देखिए अली जफर साहब 8 फैसले बिल्कुल जो किए हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट के लेवल पे स्पीकर्स ने या किसी और ने, वो फैसले जो हैं वो चैलेंज हुए हैं अदालतों में और अदालतों में तब्दील हुए हैं वो फैसले। मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पीर के रोज से हेयरिंग शुरू होगी और इसमें अगर ये चीज़ साबित हो जाती है, बदनीयती साबित हो जाती है इलेक्शन कमीशन की, उसको शेड्यूल जारी करना चाहिए था और उसने शेड्यूल इस आइन के तहत, कानून के तहत नहीं जारी किया, तो क्या इसमें दोनों गवर्नर्स या इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इसके खिलाफ भी अदालत को कार्रवाई कर सकती है? देखें, मेरे नज़र में ये जो पूरा मामला ना, इसमें 2 इंस्टीट्यूशंस की बहुत मेजर गलती है। एक केपीके के गवर्नर साहब की, क्योंकि उनके पास तो कोई गुंजाइश नहीं थी इलेक्शन की डेट ना देने की। पंजाब के गवर्नर ने चले एक अपनी लीगल आर्गुमेंट दे दी, वो बहस में चले गई, वो इनफैक्ट उनकी बात मानी भी गई हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन दूसरा मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कह रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल अली जफर साहब, आप क्या समझते हैं ये जेल भरो तहरीक का नतीजा क्या मिलेगा आपको? आज जो समात हुई है उस समात में बातचीत ये हुई कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो अदालत की जानिब से भी ये कहा गया कि जहां पे दफ़ा 144 लगी हुई है वहां पे आप चले जाएं, मुलाकात आपकी हो जाएगी, आपको भी ले जाएंगे। ये पंजाब के तूलो अर्स में आपके कारकुनान को रखना शुरू कर दिया, इसके समरात कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, जहां तक ये एक सियासी स्ट्रेटजी है और ये सियासी स्ट्रेटजी का एक मकसद है, अल्टीमेटली मकसद ये है कि हम एक तरह से दिखाना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं कि ये जो रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है, जो आइन की शिकनी हो रही है, जो आप टॉर्चर कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ एक एहतजाजन ये तहरीक चला रहे हैं, अरेस्ट। ये आगाह करने की बात है लोगों को और एक शऊर पैदा करने की कि आप भी हमारे साथ शामिल हों। सही। तो ये एक स्ट्रेटजी है। अब इसकी सक्सेस या इसकी कामयाबी कि क्या वाकई ही पब्लिक निकलती है, आती है अपनी ही बचत के लिए, अपने ही मुस्तकबिल के लिए, ये अवाम पे मुनहसर है कि अवाम निकलती है या नहीं निकलती, लेकिन अलामती तौर पे ये एक सियासी हिकमत अमली है जिसको तरतीब दिया गया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद होंगे, कैसर अहमद शेख साहब, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी क्या है? वफाकी हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ किस तरीके से गामजन करेगी? दूसरा, वफाकी हुकूमत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या इकदाम उठाना चाहती है? ये पॉलिटिकल टर्मोइल, ये केओस किस तरीके से ख़त्म होगा? उनकी सोच क्या है? अपोजिशन को किस नज़र से देखा जाता है और अपोजिशन को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? आवाम के लिए क्या फैसले किए जाएंगे? इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये बातचीत की है कि वज़ीर आज़म की तरफ से एक अच्छा इकदाम उठाया गया किफ़ायत शारी की पॉलिसी पे गामजन होते हुए कि पूरी कैबिनेट की तनख्वाहों को बंद कर दिया गया, मुराद को बंद कर दिया गया और बड़े फैसले लिए गए। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी बात की कि मरियम नवाज साहिबा पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने जाती हैं और उनके अपने प्रोटोकॉल में 17 के करीब गाड़ियां शामिल होती हैं। तो ये किफ़ायत शारी की जो मुहिम है ये सिर्फ कैबिनेट पे अप्लाई होगी, दूसरे लोगों पे नहीं होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 7 महीने पहले स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का जब मैं चेयरमैन बना तो आपको अच्छी तरह याद है, मैंने कहा कि मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, कोई पेट्रोल नहीं चाहिए। अभी मेरी परसों मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, यही जो मैं SAPM के सिलसिले में, तो उस वक़्त भी इन्हीं बातों पे डिस्कशन हुई और आपने देखा कि यही अगर लोग ये अपनी तौर पे वॉलंटियरली, जब मैंने ये विथड्रा की थी, आज वही काम कर रहे हैं ना, यानी वॉलंटियरली ये विथड्रा कर देते, हमारा मुल्क इस सूरत हाल में नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर सकें। और मैंने तो पहले दिन ही ये कहा था, आपको याद होगा 12 मई को और 13 मई को, 10 महीने पहले 12 मई को मेरी कौमी असम्बली में 25 मिनट की तकरीर है और 13 मई को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने कहा था कि हमारा मईशत का मरीज वेंटिलेटर पे है और हम उस यंग मैन की शादी की तारीखें यानी इलेक्शन की डेटों की तरफ लगे हुए हैं। हमें पहले अपने मरीज को बचाना है, वहाँ उसको वो सेहतमंद होगा तो उसकी शादी की बातें होंगी ना। और फिर ये भी मैंने कहा था उस वक़्त कि एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, डॉक्टर सारे डॉक्टरों का बोर्ड बिठाओ, आपके हालात बड़े मखदूश है। उस वक़्त तो किसी ने तवज्जो नहीं की थी। आज देखिए हर काम वही हो रहा है ना, आज सब छोड़ रहे हैं। और आज जो चार्टर ऑफ इकानमी की बात है, आपके प्रोग्रामों में याद होगा 51 बार तो मैंने आपके प्रोग्रामों में कहा होगा, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। हमारा मुल्क जो सूरत हाल में है, हम सबको पहले उसको बचाना है, सल्तनत को बचाना है। ज़रूर इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन तो देखिए ना 1977 से लेके 10 बार हुए इलेक्शन, किसी एक इलेक्शन को किसी ने माना?
और ये क्या गारंटी है कि पहले इलेक्शन करवाएं, लेकिन पहले आपस में लाया अमल तो बना लें कि कौन तस्लीम करेगा और किस तरह इलेक्शन होंगे। हम झगड़ों में तो और इंतशार फैला रहे हैं, ये इंतशार में जाके इलेक्शन कराएंगे तो हमारा मुल्क तो जी आपकी बात बड़ी अच्छी है और आप पहले दिन से इस बात पे स्टैंड ले रहे हैं और वही काम अब होने जा रहा है। यासर ने एक सवाल किया था कि वज़ीर आज़म साहब ने कफ़ायत शुमारी मुहिम का ऐलान कर दिया, ज़बरदस्ती पुलिस ने दुकानें भी बंद करानी शुरू कर दी। आप लोगों ने पहले दिन गाड़ी नहीं ली, बाकी लोगों ने गाड़ियाँ वापस कर दी, गाड़ियाँ हैं तो पेट्रोल डलवा रहे हैं। मरियम साहिबा ना MNA है, ना MPA है, ना सेनेटर हैं, एक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। उनके साथ PTV के एक गाड़ी, उनके साथ प्रेस इंफॉर्मेशन की एक गाड़ी, PID के एक गाड़ी, उसकी पंजाब ये जो है पंजाब इंफॉर्मेशन की इस एक गाड़ी, DGPR की गाड़ी, उसके साथ साथ 13 गाड़ियाँ पुलिस की। अब मुझे बताएं कि जब आपने अपने घर से शुरू करना है, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो एक ओहदेदार भी नहीं है, MPA भी नहीं है, ओहदेदार जरूर MPA भी नहीं है, उनको पुलिस की इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? क्या उस पर कफ़ायत शुमारी मुहिम जो है वो अमल नहीं होता? राना साहब आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मुल्क नहीं अफोर्ड कर रहा और ये हो जाए, ये होने वाला है। देखिए, मैं जब इमरान खान साहब जलसे कर रहे थे, एक एक जलसे में 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगा रहे थे कि इलेक्शन कराओ, तो मैंने कहा था इलेक्शन का तो मौका ही नहीं, इलेक्शन की तो बाक़ियात ही नहीं। शेख साहब जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दे देना। इमरान खान साहब ने, शेख साहब वो गलत कर गए, वो गलत कर गए, मैंने कह दिया इमरान खान गलत कर गए। अब आप एक जुम्मेदार है, आप हुकूमत का हिस्सा है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, ये किस हैसियत से ये दी जा रही है? बोल नहीं कर रहा मैं। देखिए, मैं हुकूमत का हिस्से से मुराद ये है कि मुझे उन्होंने मेरे नोटिस में नहीं था, मुझे उन्होंने SAPM बनाया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ रहा हूँ कि मेरे जिम्मे कोई काम लगाइए, काम लगाएंगे तो ज़रूर मैं हुकूमत का हिस्सा, मेरी तो अर्ज है, मेरी तो ख्वाहिश है और मैं रहना चाहता हूँ, कोई डिलीवर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस वो होगा, इंशाल्लाह मैं हिस्सा प्रैक्टिकली बनूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम करूँ। लेकिन ये जो आपने सवाल किया, मैं गोल नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप देखेंगे कि थोड़े अरसे में ये जो प्रोटोकॉल है ये कम होते जाएंगे, क्योंकि ये आपने देख लिया ना कि खुद वजीरों का, सारे वजीरों का 15% उन्होंने तनख्वाहें कम कर दी, उसके बाद बिजनेस क्लास खत्म हो गई। मैं चले हुकूमती सवाल ही नहीं करता शेख साहब हुकूमती सवाल ही नहीं करता। ये बता दें, आप पार्टी के ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी रखते हैं, आप ये बता दीजिए कि पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर 2 जजेस के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, एतराज अगर है तो वो अदालत में सबमिट करवाया जा सकता है और उसके लिए अल्फाज का चुनाव मोहतात रखना पड़ता है। लेकिन आप ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी गंदगी का टोकरा अपने कंधों से उतार फेंका और उसे 2 जजेस ने अपने कंधों पे रख लिया है, इस तरह के अल्फाज हाजिर सर्विस जजेस के लिए, और वो भी अदालत उज़्मा के, ये जेब देते हैं किसी पार्टी को? देखिए, कोई हम जो अपने इदारों की सूरत हाल बना रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हम बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हमारे तमाम जो इदारे हैं मोहतरम हैं, अगर कोई बातचीत है तो उसका तरीक़ाकार होता है, पहले भी होता रहा है। ये जिस तरह हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इदारों की तज़रीक कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी हमारा है, ये पार्लियामेंट भी हमारी है, ये जुडिशरी भी हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है। हम इज्जत करें और हम अगर कोई उसमें है तो बैठ के इस मामले को हल, हमने कहाँ मुल्क को हमने कहाँ पहुँचा दी है। देखिए, इससे हो सकता है वक्ती तौर पे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन मैं तो अपने तमाम इदारों का एहतराम करता हूँ। मैं समझता हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, आपके शायद नॉलेज में है कि नहीं, कि आज से 7-8 साल पहले हमारी डिफेंस फोर्सेस थे ना, उसका बजट $10 अरब था और इंडिया का $40 अरब था। आज हमारा $9 अरब रह गया और उनका $72 अरब हो गया। और IMF फर्दर जोर दे रही है कि आप और डिफेंस बजट कम करें। यानी आज क्या करेंगे हम, किस तरह मुकाबला करें? हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं और ख़ुद ही हम अपने इदारों की तज़हीक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इदारों को भी ख्याल करना चाहिए। और ये लेकिन हम पॉलिटिशियन आपस में फैसले नहीं करते,
अपने मामलात को जुडिशरी में लेके जा रहे हैं। और इस तरह जुडिशरी का भी जो मामलात हैं आपके सामने आ रहे हैं, उनका भी वो इज्जत और एहतराम नहीं रहता ऑनरेबल कोर्ट्स का। अगर हम अपने तमाम जो गंदे कपड़े हैं हम उनके कोर्ट में जाके धोएंगे, हमें चाहिए कि शेख साहब आपने बात दुरुस्त की, पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन ने 32 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके हवाले से जो फैसला था हाई कोर्ट का उसे तस्लीम कर लिया है और उन्हें बहाल कर दिया है कि आप 32 जो है लोग जो हैं जाए असम्बली जाकर इजलास को अटेंड करें। अब बतौरे आप एक मिनिस्टर या मुआवने खसूसी वो 32 के 32 लोग पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट के आइन और कानून के मुताबिक अपना पेश करते हैं कि जनाब हम आ गए हैं और हमारा ये हम अक्सरियत में हैं, नंबर 2 पार्टी हम हैं, ये हमारा अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए मेरी जाती राय ये है कि उनको आना चाहिए, वो वेलकम है, वो भी इलेक्टेड मेंबर थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है, उनको जो डीनोटिफिकेशन था वो ख़त्म हो गया, हमारा देखिए ना कानूनी आईनी तो हमारा हक है, कहीं उनके लिए परसू करना है तो हमें कर सकते हैं। लेकिन जो फैसला भी होगा यानी इलेक्शन कमीशन करे या अदालतें करें, वो फैसला हमें मनोअन तस्लीम करना है। वो भी आना, देखिए इख्तलाफ होता है, मेरे उनकी पॉलिसियों पे इख्तलाफ है, उन्होंने जो इंतशार कर रहे हैं और जो मुल्क में टर्माइल है, मेरे हिसाब ख्याल में ये पीटीआई की वजह से। शेख साहब अगर इजाजत तस्लीम करेंगे, शेख साहब अगर वेलकम करना, अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो एक बात करो, अगर आप इजाजत दें शेख साहब एक बात करें, क्यों नहीं? पीटीआई ने तो इंतशार बनाया तो ये मरियम साहबा फूल फेंक रही हैं, जरा इनकी तकरीर तो सुन लें कल की सरगोदे की। नहीं ये क्या फेंक रही हैं? राना सनाउल्लाह ने कहा अब हम साथी दुश्मनी निभाएंगे, वो क्या? उसके अलावा राना साहब वो जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो चीफ सेक्रेटरी को धमकाने और अदलिया को दबाव में लाने पे हुए हैं। वफाकी वज़ीर आप सारा मलबा डाल रहे हैं पीटीआई पे, तो मरियम साहबा बोल फेंक गया, राना सनाउल्लाह साहब क्या तो वहां पे सीधे पड़ रहे हैं? मैं इसलिए देखिए आपको मेरिट में बात डाल रहा हूं कि पांच साल से, देखिए मैं मेरिट पे बात करूंगा, आप बात मेरी पूरी मुकम्मल सुनिएगा। देखिए मैं मलबा इसलिए डाल रहा हूं कि 5 साल हम उनसे कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लो और आज मुल्क कम कर लेंगे, 1 साल कम कर लेंगे, लहू लुहान हुआ पड़ा है। वो किसी जगह पे वो कहते रहे कि हम चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। शुरू किसने किया? क्या इस तरह आपस में तल्लकात बनाए जाते हैं? कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है। देखिए ना, वो हमें हर किसी की तरफ इशारा करके कि मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। अब मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, आप अभी देखिए ना मरियम साहबा ने जो बात की, आप उन पर, आपका राइट है, आप उन पर तबसरा कर रहे हैं, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ और पब्लिक देख रही है। देखिए हम जब तक हम मिलजुल के इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम सब की ख्वाहिश नहीं होगी किसी का भी। देखिए जो कुछ, लेकिन मैं आपसे कहा स्टार्ट किसने किया है, आप खुद गवाह बन जाइए। मैं बताता हूँ स्टार्ट किसने किया है। नहीं मैं बता देता हूँ शेख साहब आपको याद करा देते हैं। हम क्यों कहते जरा हम अपनी याद करें। इमरान खान जिस दिन इलेक्शन लड़ने आया था आपके मुकाबले में, तो जो आपने एक रैली निकाली थी इस्लामाबाद से लाहौर तक अदलिया के ख़िलाफ़, उस रैली में जो स्लोगन था, जो नारे थे, जो बातें थी, वो किसने शुरू की थी? पता नहीं क्या क्या बात किसने की है। देखिए मुझे तो ये बता दीजिए, इमरान खान साहब कहते कि मैं तो उनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप ये कहें कि सब ऐसे नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। आपको अगर याद है, मुझे याद नहीं है। देखिए इमरान खान कहते थे कि अमेरिका ने रिजीम चेंज किए, बाद में उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने किए, अब वो कह रहे हैं पीडीएम ने किए। मुझे तो यही समझ नहीं आती रिजीम चेंज किसने की। मैं आपके साथी नंबर पे ना, वो साथी नंबर पे वॉइस ऑफ अमेरिका वाला क्लिप भेजूंगा, जरा आपने चूंकि आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप जरा से सुनिएगा वो। अच्छा ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं आईएमएफ में जाने से पहले खुदकशी। अब आईएमएफ यार के बगैर, ये बात तो मरियम ने भी कही, ये नवाज शरीफ ने भी कही, इमरान खान से पहले मरियम ने कही, मरियम नवाज साहिबा ने ये कही। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को आईएमएफ के पास जाना पड़े और उसका इम्पैक्ट यानी वो जो दबाव है वो अवाम पे मुंतकिल करना पड़े, तो उससे पहले नवाज शरीफ मर जाना बेहतर समझेगा।
ये मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज हैं। तो आप कोट कर रहे हैं ना, इसलिए हमारे लीडरों को चाहिए कि एहतियात से बात करें। अच्छा, आज उसी IMF के हम अंगूठे लगा रहे हैं, उसी IMF हम तमाम लीडरों को चाहिए ना। कोई भी हो, लीडर बहुत बड़ा होता है, लीडरों पे करोड़ों लोगों का एतबार होता है। अगर हम इस किस्म की बातें करें कि मैं खुदकशी कर लूंगा उसके बाद और फिर उनके साथ जाके नेगोशिएट करें, नहीं, हमें यकीन है खुदकशी नहीं करेंगे, हमें यकीन है कोई भी सियासी लीडर खुदकशी नहीं करेगा, हमें यकीन है वो खुदकशियां करवाएंगे। सियासी लीडर खुदकशियां नहीं करते, अवाम को खुदकशियां करवाते हैं। तो हमारे सियासी लीडरों को समझना चाहिए ना, अवाम को याद रहता है, अवाम अब आज आपके मीडिया के थ्रू ना हर चीज़ बार बार आप रिपीट कर दे, इसलिए हम सब सोच समझ के बात करें, जो भी बात करनी है, जो तरीकाकार से बात करें, हम दुश्मनी ना करें, हम एक दूसरे से दुश्मनी छोड़ें, अपने मुल्क के मफाद की, लोगों के मफाद, लोगों की इस वक्त हालत जो है यार, आप मेरे से बेहतर समझते हैं, मैं भी जाता हूं अपने हलकों में, मैं बता नहीं सकता, नागुफ्तनी है कोई उनका जिक्र, यानी मैं क्या कहूं जो हालत हमने, और आगे भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका जो है वो खतरे गुर्बत से अब नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम सियासतदानों को चाहिए कि मिल बैठ के मसाइल को हल करें ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। ये जाती अनाद को पसे पुश डाल देना चाहिए। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, सियासी मुआशी सूरत हाल पर मजीद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है, तो दूसरी तरफ खान साहब ने मुलाकातें भी की हैं, और उन मुलाकातों में टिकट्स की तकसीम के हवाले से बातचीत की गई और फाइनल कर लिया गया कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसके मद्दे मुकाबिल कौन सा उम्मीदवार होगा, और इस हवाले से PTI की जो हिकमत अमली है किस हद तक मजबूत है, इस बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पंजाब में किस जगह को खुसूसी तौर पर टारगेट किया गया? देखिए, इसमें ना दो चीज़ें हैं यासर, मैं आपको बता दूं कि एक तो जनूबी पंजाब को बड़ा ख़ास रखा गया इसमें, इसलिए कि जनूबी पंजाब पे बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है। जनूबी पंजाब पे जोर लगा रही है पीपल्स पार्टी, जनूबी पंजाब पे जोर लगा रही है मुस्लिम लीग नून, और जनूबी पंजाब पे जोर लगा रही है तहरीक इंसाफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब ने बड़ा बेहतरीन यासर तरीक़ेकार किया है। बहुत से लोगों को ना ओके पंजाबी में हम कहते हैं लारे लपे लाए सन, ये किया हुआ था, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे। लेकिन खान साहब ने क्या किया है कि खार हल्के में 3-3 लोगों को रखा है, और उन 3-3 लोगों को रखने के बाद बाकायदा अपनी मर्जी देख रहे हैं, पिछला रिजल्ट देख रहे हैं, सारा कुछ देखा भी है, मैंने स्क्रीन पर रिजल्ट भी दिखाया है आपको। अब जनूबी पंजाब के बुरेवाला, बिहारी, उसके बाद बिहारी से आगे चले जाए चीचावतनी, जहानिया, इन जगहों पर उन्होंने क्या किया है कि जिस तरह मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी हैं, अहमद डोगर हैं, और अब्बास पप्पी सेनेटर में है। अब नीचे आप आ जाए, इन्होंने बिहारी में क्या किया है कि जो अवर रखे हैं, जो मेरे पास इतना है, जो कागज़ आपके सामने जा रहे हैं, ये इलेक्शन के कागज़ हैं, किसने कितने वोट कब लिए, उसमें रखा जी आयशा नज़ीर जट को फेवरेट में रखा है, नज़ीर जट को फेवरेट में रखा है, आरफा नज़ीर को फेवरेट में रखा है, अकबर भट्टी, बलाल अकबर भट्टी, हमीद भट्टी, उमर नज़ीर, मतलब इन लोगों को इन्होंने रखा फेवरेट करके। उसके बाद ये चले गए रहीम यार खान। रहीम यार खान के अंदर देखा कि रहीम यार खान में किसका मुकाबला, वहाँ पे चूँकि इनके अपने खान साहब के जो लोग हैं वो बड़े मुतहर्रक हैं, वहाँ पे इन्होंने हराना है। मैं आपको बता दूं पहले ही, मरियम के जो बेटे के ससुराल हैं उनको हराना। हो सकता है मरियम का बेटा भी वहाँ से इलेक्शन लड़े, मरियम साहिबा का बेटा भी वहाँ से इलेक्शन लड़े, ये बाकायदा हो रहा है। मतलब बिहारी उन्होंने एक अच्छा आपको ये बता दूँ, बरादरियां भी देखी जा रही हैं, किस जगह पे कितनी बरादरियां। चीचावतनी में जट के मुकाबले में जट ही जीता, वो मेजर साहब जीते। कोई कहते थे कि वहाँ पे वो जीतेगा, लंगरियाल साहब हारेंगे। मुझे याद है वो नज़ीर जट वहाँ पे गया, उसने कंपेन कराई, फिर उसके बाद मोहन सलाई वहाँ पे गया, कंपेन की और जीत गए। इसी तरह बुरेवाला बिहारी में आपके जट्टों का बेइंतहा गाँव है, देहात है, वहाँ पे बरादरी वोट है, बरादरी पर आपको पार्टी वोट। तो ये या सर ये हिकमत अमली खान साहब ने बनाई है। जनूबी पंजाब की लहदा है, पोठोहार की लहदा है, और सेंटर पंजाब की लहदा है। खान साहब के पास ही लिस्ट होगी, इस लिस्ट के अलावा किसी के पास लिस्ट नहीं होगी। ये जो लोग कहते हैं हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास, ऐसा नहीं होगा। और आपको एक और चीज़ मैं बताता चलो, खान साहब को भी पता है कि किस जगह पे क्या है। एक तस्वीर आई, मैं नाम नहीं लेता उन लीडर्स का, वो इतराज़ करेंगे। इसाक खाकवानी साहब जा चुके हैं जहांगीर तरीन ग्रुप में, याद है ना आपको?
उनके पास बैठ के कुछ फैसले कर रहे थे पीटीआई के हाजिर लोग, उस पर भी खान साहब के पास वो तस्वीर और रिकॉर्डिंग पहुंची और खान साहब ने उसे भी अपने पास रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नाम और तस्वीरें आपको दिखाई हैं हमने, आप देख लीजिएगा, इनका रिज़ल्ट देखा गया कि ये लोग इलेक्शन लड़ें तो हम जीत सकते हैं, अगर ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ते तो इलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाँव में देहातों में बरादरियाँ बेइंतहा बरादरियों का अमल दखल होता है। यस राणा साहब, अगर बात कर ली जाए आगे बढ़ते हुए कानूनी उमूर के ऊपर, तो पंजाब में क्राइम रेट अगर देखें तो ये बढ़ती हुई महंगाई के साथ क्राइम रेट में भी इजाफा हो रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है और पुलिस की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? या सर, मैं आप बड़ी अच्छी बात की, मैंने चूँकि ये स्टोरी भी दी थी कि आज हम चाह रहे थे स्टोरी पे करें। मेरे पास एक स्टोरी आई और मैं और एक बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था, हम बैठे हुए थे, हमने क्या करें, एक FIR दर्ज होती है यासर ओकारा में। अच्छा, ये हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, ये एक शूटर है, और शूटर वो है जिसने बकौल लोगों के कि इसने बेइंतहा काम किए हैं। चूँकि पंजाब में IG पंजाब जो हैं वो बड़ा डेड ऑनेस्ट है, लोग उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन उस्मान अनवर साहब को मैं जानता हूँ SP सिटी के वक्त से, बड़ा डेड ऑनेस्ट है, बड़ा अच्छा है। इसी तरह DPO कारा जो है मंसूर मान, ये भी डेड ऑनेस्ट है और ये किसी सिफारिश की नहीं मानता, ये बिल्कुल मेरिट पे फैसला करता। इससे पहले फुरकान था, वो भी मेरिट पे फैसला करता था। अब हुआ क्या, लेकिन इनके नीचे क्या हो रहा है, ये एक सवाल है मेरा IG पंजाब साहब से और DPO साहब से, हो क्या रहा है। ये एक फुटेज नजर आ रही है कि एक शख्स फायरिंग कर रहा, शूटर फायर करके उस गाड़ी पे फायर करता है, बंदा कुदरतन बच जाता है, उसके बाद वो शूटर भागता है। अच्छा, उस शूटर की तस्वीरें सामने आ गई, हमारी स्क्रीन पे भी तस्वीरें मौजूद हैं, उस शूटर की तस्वीरें सामने आ जाती हैं CCTV कैमरे से, FIR हो जाती है, उस शूटर के घर तक लोग पहुंच जाते हैं। जब उसके घर तक पहुंच जाते हैं, पता चलता है कि वो तो किसी वक्त पुलिस की वर्दी पहनता है, किसी वक्त कुछ करता है, किसी वक्त कुछ करता है, FIR दर्ज हो जाती है। पुलिस क्या करती है, मकामी पुलिस कमाल करती है, मकामी पुलिस कमाल यह करती है कि उस शूटर और उस मुकदमे में जो लोग हैं उन सब को डिस्चार्ज कर देती है। CCTV फुटेज आपके पास हो, शूटर की तस्वीर आपके पास हो, हर चीज आपके पास हो, फिर ये हो जाए। और मेरा यही सवाल है IG पंजाब से कि ये तो एक छोटे से शहर से और DPO ओकारा से कि आप डेड ऑनेस्ट है, आप दोनों छोटा से एक शहर में अगर ये हो गया तो फिर बाकी क्या रहेगा। इस शूटर्स के खिलाफ तो कंपेन होनी चाहिए। शूटर तो 20,000 25,000 लेता है, जिसको जहां चाहता है मार देते हैं। तो यार सर, ये बड़ा एक खौफनाक हुआ। बेचारा डॉक्टर अरशद है इसमें जिसको मारने की कोशिश की गई। मैंने जब ये स्टोरी की तो मैंने उससे भी रब्ता किया, तो खौफ के मारे उसने कहा जी मैंने तो सोचा मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ। उसने कहा मैं पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। और मैंने कहा जो मुल्ज़मान है, मैंने चेक किया कि उनके खिलाफ इस वाक़े के बाद, मैं आपको ये करूँ, इस वाक़े के बाद भी कई पर्चे हो गए। याद है आपने एक खबर चलाई थी, हमने एक गाड़ी दिखाई थी, कि गाड़ी चोरी की गाड़ी जो है, जी 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 जी, उस पर आपने व्लॉग भी किया, मैंने भी किया। उस पर किसी ने मुझे नोटिस भेजा मैं कि ये क्या है, तो मैंने अगले दिन और चीज़ें भेज दी कि ये देखो ये क्या है। तो अब तो ये सवाल है पुलिस के आगे कि शूटर मजबूत है, ये सवाल है, शूटर और उसके सपोर्टर वो मजबूत है, ये पुलिस मजबूत है। कानून का काम तहफ्फुज देना, अगर तहफ्फुज ही नहीं मिलेगा तो फिर एक आम शहर को महफूज कैसे महफूज करेगा। वो महसूसियत का जो एहसास है वो पैदा करना, ये तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है और इन्हें करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।